जब कोई लीडर आपकी नैया पार कराएगा, नहीं तो कोई नेता आके किसी मुल्क को नहीं बचाता है। मुल्क को बचाने के लिए हर घर का योगदान होता है, हर बंदे का योगदान होता है, क्योंकि हम किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं होते, हम उसकी नीतियों के खिलाफ होते हैं। तो करप्शन हमें अपने अंदर से ख़त्म करना होगा। अगर हम खुद ही अच्छे हो जाएंगे तो यकीन करिए हमारा भारत सोने की चिड़िया दोबारा बनेगा। तो मैं लास्ट में यही कहूँगी कि ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। शुक्रिया। भारत ने टिकटॉक की टुच्ची सी कोई वो है चलाती है टिकटॉक, उसको बीजेपी ने अपना छोटा सा कार्यकर्ता बना लिया, तो उसने बहुत बड़े अधिकारी को आज हिसार में चप्पलों से धोया है। तो इनका ये हाल है, इनकी हरकतें ये चल रही हैं इस वक्त कि इनको ज़रा सी तमीज़ नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं। तो मैं पहले ही कह रही थी, जैसे मैं अभी भी अब आई हूँ, लाइव पे आई हूँ, तो बहुत सारे भक्त आएंगे जो मेरा लाइव बाद में देखेंगे। वो बाद में जिस चीज़ की मैं बात करूँगी कहेंगे जा तू चाइना चली जा, जा तू नेपाल चली जा, जा तू पाकिस्तान चली जा, जा तू यहाँ चली जा। जबकि मैं जब से बात कर रही हूँ विथ फैक्ट करके बात कर रही हूँ। मेरा सवाल यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, और हमारा भारत कोई इतना छोटा मोटा नहीं है कोई हमें चींटी की तरह आए और मसल कर चला जाए। तो जब हमें पाकिस्तान का कबूतर नजर आ सकता है, ये भोंपू मीडिया चिल्ला रहा पाकिस्तान से जासूस कबूतर पकड़ा गया, वो झुमझुम बाबा चिल्ला रहा था पाकिस्तान की तरफ से टिड्डियों का हमला, जासूस टिड्डियां पकड़ी गई। तो भाई जब टिड्डियां तुमने पकड़ ली, कबूतर तुमने पकड़ लिया, तो फिर तुम्हें चाइना की तोपें क्यों नजर नहीं आई, चाइना के वो फौजी क्यों नजर नहीं आए जो पूरा का पूरा लद्दाख में घुस चुके हैं, और अब से नहीं घुसे, कम से कम 5-6 दिन हो गए। लेकिन ये तवाइफ मीडिया या मुर्दा मीडिया आपको कुछ नहीं दिखा रहा, क्योंकि उसको भी पता है कि भारत की जनता जो है उसको देख देख के इतनी मुर्दा हो चुकी है, इतना मुर्दा हो चुकी है कि वो लाशों का कारोबार करे चले जा रहा है मीडिया, और हम लाशों को देखे जा रहे हैं, हमारे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी मैंने एक वीडियो देखी, परसों थी, उसमें बिहार में एक मुसलमान लड़के का बिल्कुल उसको मॉब लिंचिंग करके मार दिया गया। लड़का मुश्किल से 20-22 साल का, पूरी उसकी गर्दन काट रखी है, कहीं कोई सुनवाई नहीं, कहीं कोई कुछ नहीं। और कमाल की बात है, मैं फेसबुक पे आती हूँ, लोगों को ये लगता है मैं वीडियो बनवाने के लिए आती हूँ, मुझे वीडियो का लालच है। नहीं, मुझे कोई वीडियो का लालच नहीं है। अल्लाह का शुक्र मेरी वीडियो हर चैनल पे चल जाती है। ये फेसबुक पे मैं आपके लिए आती हूँ। मैं वेरी फर्स्ट डे से बोल रही हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, अभिनेता नहीं हूँ, मैं आपकी आवाज़ हूँ, मैं आपकी बहन हूँ, मैं दलितों की बहन हूँ, मैं दलितों की आवाज़ हूँ, मैं गरीबों की आवाज़ हूँ, मैं हर उस मजलूम की आवाज़ हूँ जिसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो मैं जय भीम जय संविधान बोलती हूँ। लोगों के बड़े दर्द आते हैं, मेरी पोस्ट के नीचे भी कहते हैं तू जय भीम जय संविधान क्यों बोलती है भाई। तो इन जाहिलों को ये बताओ कि जय भीम का मतलब होता है, मैं कहती हूँ हमारे भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद, उनकी जय, हम उनको नमन करते हैं। और जय संविधान यानी हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करते हैं, हम उसको जिंदा रखना चाहते हैं। इसलिए मैं जय भीम जय संविधान हमेशा बोलती हूँ और फिर सलाम भी करती हूँ। तो मैं वेरी फर्स्ट डे से यही कहती चले आ रही हूँ कि दलित समाज को जिस तरह दबाया जा रहा है, वो भी इंसान है, प्रोसेस ऑफ गॉड, जिस तरह वो आए हैं। ये तो नहीं है कि अगर मैं सैयद हूँ, सादात से हूँ, और जिस तरह ब्राह्मण उच्च कोटि के कहलाते हैं, उसी तरह मैं मुसलमानों में उच्च कोटि की मानी जाती हूँ। लेकिन मैंने कभी अपने आप को उच्च कोटि की नहीं माना। मैंने कभी नहीं कहा कि हाँ मैं सैयदा ऐमन रिजवी हूँ, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं उच्च कोटि की हूँ। मैं हमेशा दलितों के साथ बैठ के खाना खाती हूँ। मैं हमेशा, जो हमारे मुसलमानों में भी लोग कहते हैं कि दलित होते हैं, थोड़े निचली कास्ट माने जाते हैं, जिसको मैंने आज तक निचली कास्ट का नहीं माना। मेरी उठक बैठक सबके साथ है। मैं सिर्फ इंसान से मोहब्बत करती हूँ, इंसानियत से मोहब्बत करती हूँ। तो आप जिस तरह के भारत के हालात आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा, आप देखिए कि शायद तख्ता पलटने वाला है, अच्छे दिन सच में आने वाले हैं, क्योंकि इस चौकीदार ने हमें आके बर्बाद कर दिया। हमें नहीं मालूम वो पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ गया, हमें नहीं मालूम 20 लाख करोड़ कहाँ गए, हमें नहीं मालूम कि वो डिजिटल भारत कौन सा था। अगर डिजिटल भारत यही था तो प्लीज़ मोदी जी हमारा 6 साल पुराना भारत आप लौटा दीजिए। हमें वही वाला भारत अच्छा लगता था जिसमें जो डिजिटल नहीं था, जिसमें हम बैलगाड़ी में सफ़र करते थे 6 साल पहले, जिसमें हमारे पास मोबाइल नहीं था, जिसमें हम लोग जो है कबूतरों से SMS सर्कुलेट करते थे। तो प्लीज़ मोदी जी हमारा 2014 से पहले वाला भारत लौटा दीजिए। हमें ये वाला डिजिटल भारत नहीं चाहिए, क्योंकि इस वाले डिजिटल भारत में लोग मर रहे हैं। इस वाले डिजिटल भारत में आपके सारे नेता ट्यूटर खेल रहे हैं। इस वाले डिजिटल भारत में गरीब मजदूर आज भी भूख से सड़कों पर मर रहा है। आपके इस डिजिटल भारत में ट्रेनें अपना सा भटक भटक कर पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच रही हैं।
मतलब 72 साल में कोई ट्रेन नहीं भटकी, लेकिन मोदी जी के वाह मोदी जी, तुम हो तो मुमकिन है। मोदी है तो हर चीज़ मुमकिन है। तुमने 40-45 ट्रेनें चलाई, सारी की सारी भटक गई। वो तो वजह है कि क्योंकि कांग्रेस ने तुमसे कहा कि वो ट्रेनें चलाएगी, तो तुमने सोचा भाई कांग्रेस ट्रेनें चलाएगी तो इससे पहले हम ही ट्रेनें चला देते हैं, और मारना तो हमें गरीबों को है। तो जहाँ पर भाइयों अगर एक दिन में कोई बंदा पहुंचता, इन्होंने 10-10 दिन उस ट्रेन को घुमाया, और आप यकीन करिए उन ट्रेनों में भी हज़ारों लोग मारे गए। कितनी है वो बच्ची मुजफ्फरपुर के स्टेशन पे जाते ही मर गई, 3 दिन से भूखी थी, दूध नहीं मिला। वो बच्ची कफन से खेलती हुई नजर आ रही है। मतलब मैं नहीं कह रही, ये आप यूट्यूब पे जाकर, फेसबुक पे जाकर खुद डेटा कलेक्ट कर लें कितने लोग मर चुके हैं। लेकिन ये मुख बधिर की सरकार है, इसको सिर्फ अपने खजाने भरने हैं, इसको कुछ नहीं दिखाना। चाइना से पूरी टेंशन चल रही है, चाइना पूरा घुस चुका है, लेकिन इनका मीडिया चिल्लाया जा रहा है हमने चाइना को ये कर दिया, हमने वो कर दिया। इनको बिल्कुल सीख लेने की जरूरत नहीं है उसको, मतलब उसको सीरियस लेने को तैयार ही नहीं कि हमारे साथ होने क्या वाला है। हम अगर चाइना इसी तरह घुसता रहा तो इनका तो कुछ नहीं जाने वाला। भारत हमारा है, भारत हमारा जा रहा है। और इस भारत को जगाने के लिए मैं आप सब लोगों से कह रही हूँ, हम सबको एक होना पड़ेगा। हम सबको फिर एक यूनाइटेड होकर उतरना पड़ेगा। हम सबको फिर, क्योंकि हमारे साथ पता क्या ट्रेजेडी है, हमारे ट्रेजेडी, हर एक के साथ ट्रेजेडी है कि हम लोग ये सोचते हैं कि अगर जनाजा उठे तो वो पड़ोस के घर से उठे, लेकिन खुशियां आए तो मेरे घर आए। इसलिए लोग कुर्बानी देने को तैयार नहीं होते हैं। लोग ये सोचते हैं पड़ोसी मर जाए हम ना मरें। तो जहाँ आप अमेरिका की आप मिसाल ले लीजिए, अमेरिका में क्या हुआ था, एक अमेरिकन ही को तो मारा था ना, पूरा अमेरिका सड़कों पर आ गया था। और अल्लाह ने दो चीजें दिखाई, एक तो यूनिटी कॉन्सेप्ट दिखाया, दूसरा ट्रम्प के मुंह पे जोरदार जन्नाटेदार तमाचा मारा अल्लाह ने कि देख तू जो कोरोना 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 कर रहा है ना, कहाँ था वो कोरोना। 8-10 दिन से अमेरिकन सारे करोड़ों की तादाद में सड़कों पर उतरे थे, तो कहाँ था वो कोरोना। आप ही सवाल करें, इंडियन गवर्नमेंट से भी करें, हिंदुस्तान के मीडिया से भी करें, जो बिल्कुल मौत को, कोरोना को मौत की तरह बांट रहा था। तो क्या वो अमेरिका से 8 दिन की छुट्टी लेकर गया हुआ था कि भाई मैं सड़कों पर फिर कर थक गया, अब ये जब घर वाले सड़कों पर निकल गए तो मैं घरों में जाकर घुस जाता हूँ, है ना? ऐसा हुआ था क्या? तो ये सब ड्रामेबाजी है। मैं पहले ही आपसे कह रही हूँ कि तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी है, ये चाइना को बर्बाद करने की तैयारी है, क्योंकि चाइना सुप्रीम पावर बन चुका है। चाइना 200 मुल्कों में से 150 मुल्कों के साथ ट्रेडिंग कर रहा था, जिसकी वजह से ये इजराइल और अमेरिका बहुत ज़्यादा परेशान थे, इसको बर्बाद करना था। ये सारा प्री प्लान, एक कोरोना वायरस को वहाँ पे ले जाके वुहान में जाके इन्होंने कुछ स्प्रेड करा, और फिर खुद ही इन्होंने जहर वहर के इंजेक्शन दे के मारना शुरू करा। फिर बिल गेट्स जो है उसने भारत जैसे ईमान फरोश जो हमारे नेता हैं या हुकूमत है उनको खरीदा और कहा अगर तुम एक पेशेंट दिखाओगे कोरोना का तो हम तुम्हें $1500 देंगे। तो ये सारा जो है वो डॉलरों का खेल है, ये सारा लालच का खेल है। कोरोना वायरस भारत में नहीं है, एक भी केस नहीं है। और आप ही सवाल करें, अगर कोरोना वायरस भारत में है, अगर आप रोड एक्सीडेंट में मरते हैं आपका पोस्टमार्टम होता है, आप जल के मरते हैं आपका पोस्टमार्टम होता है, आप खुदकुशी करके मरते हैं आपका पोस्टमार्टम होता है, जबकि हमें मौत पता है कि क्यों हुई है, यकीनी मौत होती है। हम जल के मर रहे होते हैं, हम खुदकुशी करके मर रहे होते हैं, हमें गाड़ी ने कुचला होता है, उसके बावजूद भी हमारी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होता है। अब सवाल ये उठता है, कोरोना वायरस का तो कोई सिम्टम नजर नहीं आता। अगर कोरोना वायरस से कोई पेशेंट मरता है तो भारतीय सरकार साबित करे ना कि कितनों का पोस्टमार्टम करा उसने, एक भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाए। वजह साफ है कि कोरोना वायरस से कोई मरा ही नहीं। और इन्हीं की मेडिकल ऑफिसर आरती चंदानी कानपुर में चिल्ला चिल्ला के, उसका स्टिंग ऑपरेशन लीक हुआ है, आपने भी देखा होगा, उसने खुद कहा कि हम जहर का इंजेक्शन दे दे के मुसलमानों को मार रहे हैं और मारना चाहिए, क्योंकि मुसलमान आतंकवादी होता है, मुसलमान ये होता है, मुसलमान वो होता है। मतलब अगर कहने का मतलब ये है कि ये आरएसएस के जो ऑरेंज पिस्सू होते हैं, जो दल्ले पिल्ले होते हैं, अगर ये डॉक्टर भी बन जाए तब भी ये नरभक्षी ही रहते हैं। इनकी सोच वही रहती है, खून पीने वाली, ये वही हैं। ये दलित और मुसलमानों के हमेशा से दुश्मन ही रहेंगे। मतलब अस्पताल में बैठी हुई जो भारत डॉक्टरों को भगवान से के नाम से सम्मानित करता है, वहां पर वो मेडिकल ऑफिसर बैठी हुई साफ कह रही है कि मुसलमानों को जहर का इंजेक्शन देके मार देना चाहिए या जंगलों में छोड़ दो, कुत्ते छोड़ दो। तो ये हाल है इनका। और वही सड़कों पर इन्हीं के आरएसएस के दल्ले पिल्ले जय श्री राम का नारा लगा के राम को बदनाम करके मुसलमानों को काट देते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारी हुकूमत जो है वो बिल्कुल नरभक्षी हो चुकी है। हमारा जो जुडिशल है वो इनके हाथों गुलाम हो चुका है। जो जज ये कहता है कि एफआईआर करी जाए रागिनी तिवारी पर और कपिल मिश्रा पर, उसका रातों रात ट्रांसफर हो जाता है। उससे कहा जाता है कि कल अगले दिन 12 बजे तुम्हें पंजाब में जाके ज्वाइनिंग करनी है। जो जज ये कहता है तड़ी पार, अमित शाह को तड़ी पार है और ये क्रिमिनल है और ये मुजरिम है,
उस जज को कत्ल कर दिया जाता है। तो ये हाल है भारत के जुडिशल का। यही वजह है, इन्होंने जुल्म कर करके लोगों की आवाज़ को दबाया है, लोगों की आवाज़ को बंद करा है, और ये शाहीन बाग से डर गए हैं, इसीलिए शाहीन बाग का टेरर मचा रखा है कि आज आप सुनिए शाहीन बाग में इन्होंने 144 लगा दिए। वजह साफ है कि इनको माइंड डाइवर्ट करना था, क्योंकि पब्लिक इनसे सवाल कर रही है कि चाइना पे आप क्लियर करें, आपका मुद्दा क्या है, चाइना के हालात दिखाएं, क्योंकि स्ट्रीम मीडिया तो कुछ भी नहीं दिखा रहा है। स्ट्रीम मीडिया तो उल्टा ये दिखा रहा है मानो भारत ने ही चाइना पे चढ़ाई कर दी हो। तो वो दिमाग डाइवर्ट करने के लिए इस मुर्दा मीडिया ने जो है वो शाहीन बाग को दिखाया कि देखो शाहीन बाग से जो है दोबारा प्रोटेस्ट स्टार्ट होने वाला है। और मोहरा प्यादा किसको यूज़ करा, वही दल्ला पिल्ला जो है टट्टू कपिल मिश्रा, उसको ट्विटर उससे ट्वीट करवाया, और इन्हीं आरएस के आईटी सेल ने उसके ट्वीट को इतनी जल्दी ट्रेंड में ला दिया कि वो ट्रेंड में भी आ गया। और वो जो मॉडर्न तवायफ है हमारी कंगना रनौत, जो पैसे ले लेके मुजरे करती है, नाचती है नंगी, वो तो इतनी बड़ी तवायफ है कि रेड लाइट एरिया वाली औरतों को मैं सलाम करती हूँ और इज्जत करती हूँ उनकी, कि वो मजबूरी में धंधा करती हैं और रात के अंधेरे में करती हैं। लेकिन वो इतनी बड़ी वाली तवायफ है कि पैसा लेके मुजरा करती है। अब उसने देखा कि उसका जिस्म बिकना बंद हो गया, लॉकडाउन चल रहा है, ये चल रहा है, तो उसने अपना जिस्म जो है वो आरएसएस को जाके सेल कर दिया कि हाँ भाई मैं तुम्हें फेवर करूँगी। मतलब उसको मरती हुई इंसानियत नज़र नहीं आई, उसको मरते हुए दलित नज़र नहीं आए, उसको मरते हुए मुसलमान दिल्ली में नज़र नहीं, उसको नज़र क्या है, शाहीन बाग बैठा हुआ क्या फरमाती है, नहीं नहीं ये धांधली नहीं चलेगी। जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाज़त देता है कि अगर हमारे पे जुल्म हो रहा हो या हमारे पे कोई भी हुकूमत जुल्म कर रही हो, उसकी नीतियां हमारे खिलाफ हो, तो हमें हक है कि हम सड़कों पर उतरें, हम अपने प्रोटेस्ट करें, अपने ज़ात बचाने के लिए करें, हम अपने आप को बचाने के लिए करें, और अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए हमें प्रोटेस्ट करने का पूरा अधिकार हमारा भारतीय संविधान देता है। लेकिन आज तक ऐसा देखा नहीं गया। हम जब भी संविधान की बात करते हैं हमारी आवाज़ को दबा दिया जाता है, क्योंकि ये लोकतंत्र हम कहते हैं, लेकिन भाइयों ये लोकतंत्र नहीं रहा। जब से 2014 आया है ये ठोकतंत्र हो गया है, कि जो भी लोकतंत्र की बात करेगा आप उसको ठोक देते हैं। तो ये बिल्कुल दादागिरी वाली बात चल रही। और मैं अभी भी आप लोगों से कहूँगी, अगर हम लोग अवेयर नहीं हुए, अभी भी अगर हम लोग नहीं जागे, तो बहुत देर हो जाएगी, फिर हमारे पास बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। अभी भी हम सब कुछ ख़त्म कर चुके हैं, क्योंकि ये तो रोज़ किसी के भी घर में घुस जाते हैं, किसी को भी उठा के मॉब लिंचिंग कर देते हैं, किसी भी कम्युनिटी को टारगेट कर देते हैं, कभी मुसलमानों को मार रहे हैं, कभी दलितों को मार रहे हैं, और जो मजदूर सड़क पर भूखमरी से मर रहा है उसका ये मजाक उड़ा रहे हैं ट्विटर पर जाकर। इनके ही नेता कह रहे हैं वाह ज्योति कुमारी तूने 1500 किलोमीटर साइकिल चला ली, चलो हम तुम्हें साइकिल ओलंपिक में लेंगे, साइकिल में इसमें लेंगे। यानी कि भारतीय सरकार ने जो ये हमें टास्क दिया है, ये जो लॉकडाउन का टास्क दिया है, ये लोगों को मारने का दिया है, कि अगर इसमें कोई बच गया तो विजेता माना जाएगा। मरना सबको सड़क पे चाहिए, लेकिन अगर कोई गलती से बच जाता है तो वो विजेता माना जाएगा। तो ये हाल है। रामविलास पासवान ने बोला राज उसको ज्योति कुमारी को कि ज्योति कुमारी मुबारक हो, तुम जिंदा बच गई, अब हम तुम्हें रेस में लेंगे। कितने बेशरम है ये लोग, कितने जबरदस्त ये एहसान फरामोश हैं। जिस पैसे पे, जिस टुकड़े पे ये हमारे जनता के पे पलते हैं, उसी को लूट कर खा गए, उसी को खसोट कर खा गए, और अभी भी ये चैन से नहीं बैठ रहे हैं। अभी भी इनकी दादागिरी सही नहीं चल रही है, अभी भी दादागिरी पे उतरे हुए हैं। शर्मिंदगी नाम को नहीं है। इनकी आंख में पता नहीं कौन सा बाल आ गया, कौन सा चश्मा लगाकर ये देखते हैं। आप ही बताइए, आप कितने लोग हैं, दलित हैं, मुसलमान हैं, ओबीसी, एससी, एसटी हैं, आप ही बता दिए क्या आपने कोई स्टॉल ऐसे देखा जहां पर बीजेपी का या आरएसएस का कोई कार्यकर्ता एक रोटी भी बांट रहा था? गाय मूत्र के स्टॉल लगे हुए थे, गाय मूत्र के स्टॉल फेसबुक पे चल रहे हैं कि गाय मूत्र पियो और कोरोना भगाओ, लेकिन खाने का कोई स्टॉल बीजेपी ने नहीं लगाया। हाँ, जितने मुसलमान, जितने लोग और बांट रहे थे उनका खाना पलट दिया, उनको भगाया, उनको मारा, पुलिस के साथ मिलके मारा कि तुम खाना क्यों बांट रहे हो, तुम इनको मरने क्यों नहीं देते? क्योंकि भारतीय सरकार तो चाहती है इनको मारना। पता नहीं कौन सा वाला ये गरीबों को मार के, कौन से वाले मजदूरों को मार के ये कौन सा डिजिटल भारत की जो है वो नींव लेकर आएगी। और मैं उन सब किसानों से कहती हूँ जो मुझे सुन रहे हैं, जितने भी भारत के किसान हैं, खबरदार, जो आपने अपना माल इन खव्वों को बेचा होगा, आप अपना माल अपने बिहार पर सेल करिए। आप जो 54-58 किलो के टमाटर बेचते हैं, 54-58 किलो के आलू बेचते हैं, और आप ही के ये आलू बेच बेच के ये धन्ना सेठ बन जाते हैं, तो आप अपना कारोबार खुद करिए, आप उसे खुद प्रिजर्व करिए, खुद करके अपना कुछ करिए और अपना खुद दीजिए।
आप इनको मत, इनको औकात याद दिला दीजिए, गेहूं का रेट बढ़ा दीजिए, जैसे इन्होंने बढ़ा रखा ना आटे का रेट, आप गेहूं का रेट बढ़ा दीजिए, इनकी खुद औकात में आ जाएंगे, क्योंकि खाएंगे तो ये अन्न ही। अगर आप इनको अन्न देना बंद कर देंगे, ये नोट तो खा के नहीं मरेंगे, कुछ ना कुछ तो खाएंगे ना। तो आप चावल देना बंद कर देंगे, आप गेहूं देना बंद कर देंगे, आप सब्जियां देना बंद कर देंगे, तो नोटों से पेट नहीं भरता है। नोट के गद्दों से पेट, नोट के गद्दों पे सोया जा सकता है, सब चीज़ें खरीदी जा सकती है, लेकिन अगर आप खाना देना बंद कर देंगे तो ये खाना नहीं खरीद सकते। जैसे कि आप देखिए, कल अमेरिका ने कहा कि चाइना की फ़्लाइट पे बैन कर दिया कि अमेरिका में चाइना की फ़्लाइट नहीं आएंगी। चाइना ने इंस्टेंटली उस पर स्टेप लिया और क्या कहा, जितना भी अमेरिका से कारोबार था वो फ़ौरन के फ़ौरन क्लोज कर दिया। आपको मालूम है अमेरिका को कितनी चपत लगी? 32 बिलियन सूत, कपास, मकई वगैरह वहाँ से अमेरिका से चाइना आता था, वो सारे के सारे ऑर्डर कैंसिल कर दिए। इसको कहते हैं देशभक्ति, इसको कहते हैं देश के लिए काम करना। और अमेरिका की मैं आपको बात बताऊं, बिल जैसा यहाँ पर जुटलर बैठा हुआ है हमारा चाय वाला, ऐसे ही वहाँ पर ट्रम्प जुटलर है, वो भी बकवासें हाँकता है, चवन्नी का कुछ नहीं करता। उसने अपनी फौज को ऑर्डर दिया कि पब्लिक पे अंधाधुंध गोलियां चला दो, सेना को दिया। वहाँ की सेना और पब्लिक ने साफ मना कर दिया, ना तो हम गोली चलाएंगे, ना हम बंदूक चलाएंगे, ना हम पब्लिक को मारेंगे, क्योंकि ये अमेरिकन पब्लिक है, ये हमारे भाई हैं। तो इसको इंसानियत कहते हैं। तो मैं आप सब लोगों से यही कहूँगी कि आप सब लोग यूनाइटेड हो जाएं, जो आप चावलों की तरह बिखरे हुए हैं, और कोई भी नेता आपको आके नहीं बचाएगा, क्योंकि ये करप्शन आपको अपने अंदर से ख़त्म करना पड़ेगा, आपको अपने घरों से सही करना पड़ेगा, आपको अपने घरों को मजबूत करना पड़ेगा, जब कोई लीडर आपकी नैया पार कराएगा। नहीं तो कोई नेता आके किसी मुल्क को नहीं बचाता है। मुल्क को बचाने के लिए हर घर का योगदान होता है, हर बंदे का योगदान होता है, क्योंकि हम किसी भी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं होते, हम उसकी नीतियों के ख़िलाफ़ होते हैं। तो करप्शन हमें अपने अंदर से ख़त्म करना होगा। अगर हम खुद ही अच्छे हो जाएंगे तो यकीन करिए हमारा भारत सोने की चिड़िया दोबारा बनेगा। तो मैं लास्ट में यही कहूँगी कि ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। शुक्रिया।